आज के इस वीडियो का विषय है सूडान और उसमें जो चल रहा है गृह युद्ध, उसके बारे में एक बातचीत करना। पिछले अप्रैल 15 से सूडान एक गृह युद्ध से जूझ रहा है। दो जो फैक्शंस हैं, वॉरिंग फैक्शंस, वो दोनों किसी न किसी तरीके से सूडानीज जो पुरानी गवर्नमेंट थी बशीर की, उसी के साथ अलाइंड थी, या कहें कि जो आरएसएफ है वो बशीर ने ही उसको अपनी जो राजनीतिक फायदे के लिए बनाया था। और आज यही दोनों जो फैक्शन है, आरएसएफ और सूडान की जो सशस्त्र सेना है, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना एसएएफ, सूडानीज आर्म्ड फोर्स, वो एक दूसरे से भिड़ गई। अभी कुछ महीने पहले ही दिसंबर और अक्टूबर के आसपास सूडान में एक क्रांति हुई थी, जन क्रांति, जिसमें बशीर के जो सत्ता थी उसके खिलाफ युवा, महिलाएं, बेरोजगार और मजदूर, किसान, सभी तबके सड़कों पे आए थे और उन्होंने उसे सत्ता से, तानाशाह को सत्ता से बाहर कर दिया। उस वक्त एसएएफ और आरएसएफ दोनों ने ही बशीर को सत्तानशीन करने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी। उसके बाद की जो घटनाएं घटी, उसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया में जगह मिली है। आज हम बात करेंगे कि सूडान या अफ्रीका के अलग देशों में जो गृह युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है, और खास करके राज्य की जो स्थिति है, जिसको कई लोग फेल्ड स्टेट कहते हैं, कई कहते हैं कि ये ऐसे स्टेट्स हैं जो फ्रेजाइल हैं, जो अपनी खुद की अस्तित्व से लड़ते रहते हैं। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो बात सामने आ रही है वह कुछ गौर करने लायक है, और जिस पर तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विचारक, जिन्हें हम सीरियस थिंकर्स कह सकते हैं, उन्होंने कुछ अपने लेखों में, अपने पेपर्स के जरिए ये दिखाया है कि नव उदारवाद के आने के बाद किस तरीके से इन राज्यों का, खास सूडान, कॉन्गो या वेस्ट अफ्रीका में नाइजर, नाइजीरिया, जो रिसोर्स रिच हैं, जिसमें काफी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनका दोहन शुरू होता है। उनके दोहन से उत्पन्न अलग अलग विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पैदा होती हैं, और फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य ही एक संकट में आ जाता है। बातचीत के लिए प्रत्यूष हमारे साथ हैं। प्रत्यूष, आप अफ्रीका की जो सारी स्थिति है उसको किस तरीके से देखते हैं? खास करके हम नव उदारवाद के बाद की स्थिति को देखें, जहां केवल जनता ही की प्रिकैरिटी हमें नहीं सामने दिखती है, बल्कि स्टेट भी प्रिकैरियस दिखता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज एक प्रिकैरियस स्टेट का कॉन्सेप्ट हम अफ्रीका में देखने को हमें मिल रहा है? और साथ में आप पूरी इस जो गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई उसको किस तरीके से, आपका क्या नजरिया है इस पे? देखिए, अगर सूडान के इतिहास में जाएं या तमाम अफ्रीकी देशों के इतिहास में, चाहे वो औपनिवेशिक समय से आज तक के इतिहास में, अब राज सत्ताएं वहां लगातार एक ढुलमुल स्थिति में लगातार ही रही हैं जी। और इसको, क्योंकि हम ज्यादातर राज सत्ताओं के सक्सेस को जब हम चीजों को नापते हैं कि राज सत्ता क्या बनी हुई है, तो उसका पैमाना होता है। उसका पैमाना ज्यादातर इस ढंग से होता है कि भाई, क्या जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है किसी देश में, और जिस तरह से वो जो वैश्विक पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके अंग के रूप में वो उसका जो जुड़ना है
हाँ, क्या वो उसकी वहां की उन देशों की राज सत्ताओं को स्टेबल बनाए रखती हैं या उसको अनस्टेबल रखकर उस देश का दोहन करती हैं? जी। मतलब, और उसके सरप्लस पॉपुलेशन पर अगर हम निगाह डालें, हाँ, और इसीलिए आप क्योंकि जो एक आपने सवाल किया रिसर्च वो पेपर है जहां महत्वपूर्ण। एफडीआई उन देशों में ज्यादा उनका आगमन होता है जहां पर सिविल वॉर और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए। पर मैं, जो आपका पहला सवाल था, वो मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम लोग ये जो फेल्ड स्टेट और स्टेट जो कि एक स्थाई एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इसमें हम जब चीजों को नापते हैं तो इसमें कई बार क्या होता है कि वो जो फेलियर है स्टेट का, क्योंकि हम स्टेट को, जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, स्टेट को हम इस रूप में देखते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन है और वो लगातार वो स्थाई एक नियत रूप में स्थिर और अलग अलग जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे आर्थिक चेंजेस आ रहे हैं, राजनीतिक चेंजेस आ रहे हैं, उनमें वो अपनी स्थिति बनाए रखता है, उसके रूप में हम उसको यानी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेट की आप बात कर रहे हैं। जिस चीज को बोल रहा था कि अगर हम राजसत्ता के फेलियर्स और सक्सेस को केवल राजसत्ता के टर्म्स में ही हम देखेंगे, राजसत्ता के ही टर्म्स में हम समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ही विश्व के कुछ ही देश नजर आएंगे, और खास तौर से वो देश जो जहां पूंजीवाद की शुरुआत हुई, या फिर वो देश जहां पर एक हद तक जो अपनी राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो इकोनॉमी को, जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसको पूरी तरह से विकसित कर लिया, और उसके साथ वो फिर पूंजीवाद के साथ इंटीग्रेट कर रहे थे। तो उन देशों की जब हम बात करेंगे तब आपको ज्यादातर नजर आएगा कि वो इंस्टीट्यूशंस बनाए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दशकों चलते हैं और वो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। पर खासतौर से अफ्रीका या लैटिन अमेरिका या कई और देशों में जहां उपनिवेशवाद के बाद जो आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद जो स्थिति विकसित हुई, उसमें हम उनको उनके वो जो वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उसको हम जब तक जो वैश्विक जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या प्रक्रिया, पूंजीवादी प्रक्रियाएं जो हैं, उसके साथ अगर हम जोड़कर नहीं देखेंगे तो मेरी समझ है ये अधूरा ही रहेगा। और वो लेकिन यहीं पर प्रत्युष एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और खास करके मैं जैसे समझ रहा हूं कि जो आपने बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात कही कि जो वैश्विक पूंजी और वैश्विक पूंजीवाद से जो संबंध है, और यही संबंध कहीं ना कहीं जो नव उदारवाद की नीतियां जो अफ्रीका और विश्व के कई देशों में और आज तो हर पूरे विश्व में लागू की गई, उसका भी कहीं ना कहीं संबंध रहा इन स्टेट्स की को प्रिकेरियस बनाने में, और खास करके जो जनता है उसको डिस्पोजेस करने में, जो पुराने अपने जिस तरह की जीवन वो जी रही थी। जैसे आप देखिए कि कम्युनल लैंड और ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता था, वहां की जनता को सपोर्ट करने में, और उनके जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण सहारा था। नव उदारवाद में उसे जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं वही बोल रहा था कि सूडान की इकोनॉमी जो 1970 के दशक तक जी, वो जहां उसमें एक स्थायित्व हम देखते हैं, वो 70 के दशक के बाद 78-69 के बाद वो चीजें बदल जाती हैं, जब वो IMF के साथ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में वो जाते हैं, और
और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब तेल का जो व्यापार है वो प्रमुख हो जाता है, धीरे धीरे जो प्रमुख होता है, तेल जब मिलता है सूडान में, और उसके बाद जो पूरे एक अफरा तफरी मचती है पूरे देश में कि किस तरह से हम, क्योंकि ये जो आज जो हम ये वॉर लॉर्ड्स के रूप में और एक जो क्लीशेड अंडरस्टैंडिंग जो विकसित हो गई है अफ्रीका के इकोनॉमी के बारे में कि हाँ देखिए वो कोई एकदम आदिम इकोनॉमी है और आदिम लोग हैं, और उसके साथ जो मतलब एक जो ये सारी जो बाहर की फोर्सेस आ रही हैं वही मॉडर्नाइजिंग फोर्सेस हैं, जो ये पूरा परसेप्शन जाता है। तो मेरी समझ है कि वो इसी वजह से जाता है क्योंकि अचानक जो डिसरप्टिव भूमिका अदा कर ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम IMF और वर्ल्ड बैंक का आता है, जिसको आपने कहा नव उदारवाद, और उसके साथ साथ जो ऑयल इकोनॉमी में सूडान का इंटीग्रेशन होता है, वो इंटीग्रेशन इस तरह से डिसरप्ट कर देता है। और आज ठीक है 2011 में जब सूडान और साउथ सूडान का विभाजन हुआ, जो तेल की जो इकोनॉमी है वो उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है, मुझे लगता है कि 80-85% जो प्रोडक्शन होता है वो साउथ सूडान में ही होता है। हाँ जी 75% तक चला गया। हाँ। और वो जिस रूप में वहां पर सेंट्रल रोल प्ले करती है, सूडान की अब जो ये जो मेन खार्तूम के वाली जो सूडान है, ये जो मेन सूडान है, उसमें जो है फिर से जो जरूरत लोगों की हो रही है कि आप केवल ऑयल इकोनॉमी पर आधारित नहीं रह सकते हैं और एक विविध अर्थव्यवस्था आपको विकसित करनी है, और जिसके लिए एक अलग तरह के जीवन यापन की जरूरत पड़ रही है आपको। ये एक अनस्टेबल सिचुएशन जो ऑयल इकोनॉमी में जो इंटीग्रेशन हुआ सूडान का, उसने जिस तरह से डिसरप्ट किया 1970 के दशक के बाद से, और तमाम विश्व की कंपनियां, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, गोल्ड माइंस, क्योंकि बहुत तरह की, जैसे RSF का जो इलाका है जिसमें RSF का जो नेतृत्व भी हेमडती जो RSF के कमांडर हैं, उनका तो बिजनेस पूरा चलता है ये गोल्ड माइन से ही चलता है। तो ये जो माइनिंग का पूरा बिजनेस है, ये जो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो उस पर ज्यादा पूरी तरह से फोकस की हुई है, और दूसरी तरफ जो जनता है जो केवल ऑयल इकोनॉमी पर नहीं निर्भर रह सकती है, उसके लिए उसकी जो विविधता, अपनी जो जीवन यापन की विविधता थी, उसको वो फिर से सामने लाने की कोशिश कर रहा है, और उसको वो एक रेजिस्टेंस के बतौर बार बार आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम जो इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, वो इंस्टेबिलिटी इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि और ये चीज बहुत कम फोकस में आता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, और मतलब 2010 के दशक से लेकर आज तक सूडान के अंदर जो रेजिस्टेंस का रोल सामने आ रहा है बार बार, औरतें जो 2018-19 में सड़कों पर आई, और एक जिसको बाद में सूडानी क्रांति भी कहते हैं, पर जो भी क्रांति चाहे जिस तरह की रही हो, पर उसने जो एक पूरा एक रेजिस्टेंस का माहौल विकसित किया जो आज भी सूडान में नजर आता है। तो ये दिखा रहा है कि ये दो तरह के जो मॉडल हैं, जो जमीनी स्तर से उभर रहे हैं, जो लोगों के अपने जीवन यापन से उभर रहे हैं, और जो दूसरा जो उसका जो सूडान की पूरी इकोनॉमी का
जो वर्चस्वकारी जो इकोनॉमी है, जो ऑयल पर आधारित इकोनॉमी है, उसका जो अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद के अंदर जो उसका जो क्या कहते हैं, उसका लोकेशन है, और वो इन दोनों के बीच में एक संघर्ष हो रहा है। और हम बार बार ये जो सिविल वॉर की जो सिचुएशन आती है, वो बेसिकली उस रेजिस्टेंस पर जो फोकस होनी चाहिए, उस फोकस को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। और जनता जो अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही है, चाहे सूडान रहे, चाहे कुछ भी देश में, और जिस पर मेजर फोकस आज की तारीख में नहीं किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि एक जो आपने कहा, उसी से मैं एक बात और उसमें ऐड करना चाह रहा था कि एक क्राइसिस जो है पेट्रनेज का भी है। अगर आप इन सब जो जिसमें प्राकृतिक संपदा जिन राष्ट्रों में बहुत ज्यादा रही, सूडान, कॉन्गो, नाइजीरिया, नाइजर, आप यहाँ देखें कि एक तरह से पेट्रनेज स्टेट का इमर्जेंस होता है, और फिर वो बहुत दिन तक एक पावर बैलेंस बनाए रहता है। जो सत्ता है वहां पे जिसकी, वो इस पेट्रनेज के थ्रू सेल और बाय के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपनी सत्ता को रखता है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि ये पेट्रनेज सिस्टम खुद में संकट में है, मतलब ग्रीस से अगर इसका लिंकेज देखें तो ग्रीस, साइप्रस, इन सभी क्राइसिस में कहीं ना कहीं एक पेट्रनेज का क्राइसिस आता है। और इसको ज्यादा किया न्यूलिबरल जो एसएपी प्रोग्राम्स आए, या स्ट्रक्चरल वो प्रोग्राम आया आपका, क्या नाम था उसका, हेविली इंडेटेड पुअर कंट्रीज एंड पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी जो आई, इन सब ने इस पेट्रनेज को भी तोड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं कि एक तरफ जो राज्य, जिसको राज्य की तरह हम देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से खुद को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही है, और दूसरी तरफ जनता बिल्कुल दूसरे हिसाब से अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही है। और सूडान में इसका एग्जाम्पल वो जो रेजिस्टेंस कमिटीज बनी है, जो आज भी रेजिस्ट कर रही है इन दोनों के खिलाफ, आरएसएफ और एसएएफ को, वो एक अलग तरीके की बात कर रहे हैं, उनका एजेंडा अलग है। तो क्या कहीं ना कहीं ये हम बोले कि जो पुराने स्टेट की धारणा है, जिस पर आज भी लोग काम कर रहे हैं, स्टेट यानी जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेट, वो संकट में। क्योंकि अगर मैं बोलूं और आप बताएं ये सही है या गलत, या आप कैसे देखते हैं, कि आरएसएफ भी एक स्टेट है, उसके स्टेट के जितने पैरामीटर्स हैं वो अपने इलाके में उसी तरह से कर रहा है। कॉन्गो में अगर आप देखेंगे तो जो छोटे वॉरलॉर्ड्स हैं, जिस पर हम लोग बात भी कर रहे थे, जो छोटे क्या बड़े और छोटे वॉरलॉर्ड्स हैं, वो लोग एक स्टेट की तरह काम करते हैं। तो जो स्टेट जो हम देखते हैं, या जिस पर आज सब लोग लिख रहे हैं कि सूडान के स्टेट, वो इन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे। आप कैसे इस चीज को देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा, जो मैं शुरू में कह रहा था कि जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है जी, उसकी आवश्यकता के अनुसार स्टेट का कैरेक्टर विकसित, बिल्कुल। और हम खार्तूम तक ही स्टेट को अगर हम सीमित देखेंगे, हाँ, कि जब तक कोई चीज वहां पर नजर आ रही है, तो वो जो परिभाषा है वो बहुत ही सीमित परिभाषा है, जो कि हाँ क्लीशेड है। और उसको जैसे हिंदुस्तान में भी आप स्टेट को जब देखेंगे तो आपको नजर आता है पार्लियामेंट नजर आएगा, या फिर बाकी जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो चिन्हित इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी वही आपको आपके दिमाग में आएंगे। हम ये नहीं देखते हैं, और इसी कारण से देखिए मार्क्सवाद की ही बात करें, क्योंकि बहुत सारे अलग तरह के थ्योराइजेशंस हैं, पर ज्यादातर थ्योराइजेशंस वो इंस्टीट्यूशनल थ्योराइजेशन है स्टेट के। बिल्कुल बिल्कुल। पर मार्क्सवाद में कम से कम ये जो पूरा जो रेगुलेशन की जरूरत, जो जनता को रेगुलेट करने की जरूरत, जो मतलब जो वैश्विक पूंजीवाद के तहत जो लोकल अर्थव्यवस्था के जुड़ाव के बाद
जो जनता के अंदर जो जनता का जो जनसंघर्ष की जो गति होती है उसको कंट्रोल, उसको नियंत्रित करना और उस नियंत्रण के आधार पर उसको क्या कहें उत्पादक बनाना, ताकि वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था पैदा कर सके जो कि वैश्विक पूंजीवाद के लिए बेहतर हो और उसी की चक्र में भी रहे। अगर इस रूप में हम चीजों को समझते हैं, और इसीलिए एक नाम कम से कम मैं ले सकता हूं कि जैसे आल्थुसर ने जो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस की बात, तो उन्होंने तो विचारधारा को, यानी विचारधारा जहां जहां पैदा होती है, चाहे स्कूल हो, पार्टी हो, तमाम तरह के, तो वो स्टेट एपरेटस की तरह देखा। आप ग्रामशी में भी जाएंगे तो ग्रामशी में भी अगर आप देखेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहती है कि आप ये जो कोयर्शन का जो फोर्स का जो क्या कोअर्जन का जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं, केवल वही नहीं है वहां, मतलब पूंजीवाद की राजनीति को बचाए हुए कंसेंट की भी जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ, कंसेंट की भी व्यवस्थाएं हैं, उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो वो एक लेवल पर जो ये स्टेट को केवल कुछ इंस्टीट्यूशन तक बांधने की बात मुझे लगता है बेमानी है। और अफ्रीका जैसे देशों में तो जो कोयर्शन का भी जो अलग अलग, अफ्रीका क्या, हम हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लेवल पर देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी विशृंखल होती है, यानी टूटती है, अलग अलग लेयर्स उसके बनते हैं, तो आपको उसको उसमें जन आक्रोश को या जनता को मैनेज करने के लिए भी आपको अलग अलग लेवल पर चीजों को करना होता है। कुछ लीगल मैकेनिज्म्स होंगे तो कुछ एक्स्ट्रा लीगल मैकेनिज्म होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट होगा। अगर सूडान की जो आर्मी है उसको हम अगर लीगल रूप में देखें तो बहुत सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो सेमी मिलिट्री फोर्सेस हैं वहां पर, जो रेबल्स हैं, लोकल फोर्सेस हैं, उसको आप एक एक्स्ट्रा लीगल फोर्स के बतौर देख सकते हैं, जो इस तरह के जो समाज के अंदर जो अलग अलग लेवल पर जो जनता खड़ी है उसको नियंत्रित करने के लिए, और उसको नियंत्रण केवल ये नहीं कि उसको कब्जे में करके, ये आप ये देखेंगे कि इस तरह का जो गेम है, सिविल वॉर है या ये सब जो क्या कहे, एक तरह का जो हंगर गेम समाज में पैदा हो रहा है, नियोलिबरल समाज में, वो उस गेम को खेलकर लोगों को नियंत्रित करने की भी कोशिश की जा सकती है। यानी जो आपने शुरू में एक बार मेंशन भी किया कि आप देखिए बहुत सारे अर्थशास्त्री ये बात बोल रहे हैं कि क्या वजह है, ये पूछते हैं वो कि क्या वजह है कि जब सिविल वॉर की सिचुएशन सूडान में विकसित होती है तो इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है, वो बढ़ जाता है। और वो डेविड मेहर की एक रिसर्च पेपर भी है कि जहां उन्होंने कहा कि एफडीआई उन जगहों पर ज्यादा दिखती है जहां पर सिविल वॉर या सिविल अनरेस्ट की स्थिति आती है। और इससे एक चीज और भी है जो हम लोग बात कर रहे थे कि, और पहले भी हम लोगों ने बात किया, जो सरप्लस पॉपुलेशन है उनको उसको मैनेज करना, या और उसको बिना जिसको कहेंगे आर्मी ऑफ लेबर में तब्दील किए बगैर उससे प्रॉफिट डिराइव कर लेना, बिना किसी लीगल उनको कोई रेमेडी दिए या कोई उनको राइट्स दिए बगैर, वो भी इन जगहों पर अच्छे से हो पाता है। तो यानी सरप्लस पॉपुलेशन का मैनेजमेंट जो ये लोग कर पाते हैं, वॉरलॉर्ड्स और जो इस तरह के सो कॉल्ड रेबल आर्मीज है, उसका एक तरह से इंटरनेशनल लिंकेज है। क्योंकि आप देखिए कि कॉन्गो में जो कोल्तान है वो बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में निकाले जाते हैं, और उसका जो खरीदार है वो सारे मल्टीनेशनल्स हैं। वही सूडान की जो तेल
के बारे में बात हो रही है या गोल्ड, उसके साथ भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये सरप्लस पॉपुलेशन को भी मैनेज करने का एक गेम है, जिसको आपने एक जगह कहा था कि क्रिमिनलाइजेशन की बात की बिल्कुल बिल्कुल। और कोल्तान का जो आपने एग्जांपल दिया ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे ये जो माइनिंग है वो मॉडर्न मॉडर्न मशीनरी के से संभव नहीं है। नहीं, हाँ, और उसमें जिस तरह के श्रम नियोजन की जरूरत पड़ती है वो श्रम नियोजन आपके वैश्विक लेबर स्टैंडर्ड से तो नहीं कर सकते आप, नहीं बिल्कुल किया जा हाँ, सकता। और उसके लिए आपको अनौपचारिक श्रम संबंधों की जरूरत पड़ती है। और वो चाहे वो दास प्रथा से उठाई निकले, गई हाँ, हो, चाहे वो एकदम जो आज की जो वेज व्यवस्था है उसकी तरह हो। मतलब ये आपको माइनिंग के फील्ड में आपको ये तमाम तरह के जो लेबर अरेंजमेंट्स जो है, लेबर रिलेशंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और ये इस सब को मैनेज करने के लिए आपको अलग अलग लेवल्स की फिल्टर्स की जरूरत, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, और ये जो वॉर लॉर्ड्स हैं, तमाम तरह के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम लीगल, इलीगल, एक्स्ट्रा लीगल जो भी कहें, आप भारत के ही इतिहास में जाएं तो आखिरकार अंग्रेजों ने जब ये सारे जो फैक्ट्रियां जब लगानी शुरू की, जूट मिल या कॉटन इंडस्ट्री जब शुरुआत में आई, तो उस दौरान मजदूरों को लाना, गांव से लाना और उनको एक हद तक लोन के थ्रू और तमाम तरह के संबंधों के थ्रू बंधक बनाकर खटाना, वो सारी व्यवस्थाएं तो हिंदुस्तान में भी चलती रही हैं, बिल्कुल, और आज तक चलती रही है। अगर हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की को हम देखें तो उसके बहुत लेवल्स और ये आपको काफी दिन तक क्या आज भी चल रही है। अगर आप हाँ माइंस और उन सब के बारे में देखें तो हाँ वहां पर कोई लेबर लॉ उस ढंग से फॉलो नहीं करता, हाँ और वो एक मैं क्या कहूँ, वो पूंजीवाद को उनकी उस तरह के कांस्टेंट वर्कर्स की जरूरत भी है, हाँ। जो इन सब चीजों को कम दाम में रखकर माइन को प्रॉफिटेबल बनाए रहे। और एक और चीज, आप पता नहीं आप कैसे देखते हैं इसको, पर मुझे लगता है कि इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं और ये सोचना चाहिए कि जो जहां जहां संसाधन पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जो डायरेक्ट जो रिसोर्स ग्रैबिंग पर जो पूरी व्यवस्था विकसित होती है, वहां पर तकरीबन जो स्थानीय जो जनसंख्या है उसको एक भार की ही तरह देखा जाता है। जी और जी, वो एक तरह से, मतलब वैसे तो सरप्लस पॉपुलेशन का जो डेफिनेशन है वो बहुत रिच है, मैं जी, समझता हूँ। और वो इतना रिच है कि वो जो आज का जो नॉर्मल वर्कर है, हाँ, वर्कर की जो अनस्टेबल जो अस्थिरता है, अस्थिर जो जो प्रिकैरिटी है उसकी, मजदूर है, हाँ, वहां से लेकर जो पूरी तरह से दरकिनार हो गया लेबर मार्केट से, वो भी उस सरप्लस पॉपुलेशन के इसमें आता है। क्योंकि इसका कारण है क्यों वो सरप्लस पॉपुलेशन है, क्योंकि जो जिसको हम कहेंगे कि वो सरप्लस, कोई मजदूर सरप्लस पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है, उसका मीनिंग होता है कि आपको वो एक तरह से एक कोर में, यानी वो एक स्थाई लेबर के रूप में, यानी उसकी एक स्थिरता हो जाती है। अगर हाँ, अगर हम देखें वो स्टेबल लेबर फोर्स के रूप में के डेवलप रूप कर में जाता है। रहता है। ये जो सरप्लस पॉपुलेशन है, ये जब जरूरत है तभी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जहां भी लेबर, ये तो रिलेटिव, इसीलिए रिलेटिव सरप्लस पॉपुलेशन की बात होती है। क्योंकि ये जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर चीजें नहीं होगी, अर्थव्यवस्था को कितनी जरूरत है, बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था को पूरे सरप्लस पॉपुलेशन की जरूरत होती है। क्यों? वो दूसरे रूप में जरूरत होती है, ताकि एक तरफ जो श्रम को सस्ता किया जा सके और दूसरी तरफ
तरह तरह का जो नियोजन आपको कई लेवल मतलब अपने रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए एक जो उसके चारों तरफ जिस तरह की शील्ड की जरूरत पड़ती है, हाँ, जो सिविल वॉर के में जो खप रहे हैं सैनिक, जो मर रहे हैं सैनिक, जो लगातार जो लोकल एजेंसीज जो पैदा कर रहे हैं, चाहे आरएसएफ में हो, चाहे सुडानीज आर्मी में हो, चाहे हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल पर जो हो रहा है, चाहे वो क्या कहते हैं राइट विंग फोर्सेस अलग अलग ढंग से मोबिलाइज करती हैं, जिनको एक छोटे छोटे मतलब मिलिट्री तो हम नहीं कहेंगे पर एक तरह का जो की तरह की जो आपको एक तरह से पॉपुलेशन को मैनेज भी करती है। हाँ, तो ये जो जरूरत पॉपुलेशन को मैनेज करती है और ये जरूरत के मुताबिक ये इस्तेमाल भी होती है बिल्कुल इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने में। हाँ, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि और इस पर हमें सोचना भी चाहिए कि किस रूप में ये तमाम इकोनॉमीज एक हद तक जो विश्व में हम एक तो बात करते हैं कि मशीनों के कारण है लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सरप्लसिंग हो रही है, पर दूसरी तरफ जिस तरह का और खासतौर से अफ्रीका जैसे देशों में जहां रिसोर्स रिच देश है, वहां पर जनसंख्या को हमेशा केवल मैनेज करने के लिए ही रखना पड़ता है, मतलब उसको अब मैनेज ही करना है, वो वैसा भार है, चाहे उसको आपको चाहे वो क्या कहते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, मैसेकर्स के थ्रू, तमाम तरह के सिविल वॉर्स के थ्रू आप मारते हैं, एक तरह का दहशत, मतलब दहशत फैलाना भी एक जरिया है आपको व्यवस्था बनाने की, बनाए रखने की। तो एक हद तक ये जो दहशत बनाकर आप कंट्रोल करते हैं, पर जो इंटरेस्टिंग चीज जो सूडान में नजर आ रही है, तो बाकी जगह आपको जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो आपको मिलिशिया के रूप में अलग अलग ढंग से अलग रूप में एक तरह से कह सकते हैं उसी भाषा में जो सिविल वॉर भाषा है, उसी भाषा में वो लोग कर भी लेते हैं और उनका इस्तेमाल भी हो जाता है व्यवस्था में, मतलब बहुत वो कोऑप्ट हो जाते हैं। हाँ, ये फोर्सेस जो है वो रेजिस्ट करते हुए उभरते हैं, बिल्कुल बहुत सारे फोर्सेस, पर अल्टीमेटली वो ये जो कंपनियां हैं, तमाम तरह के जो रिलेशंस पैदा हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस पैदा हो रहे हैं, उसमें वो इस्तेमाल हो जाते हैं, हाँ, एक तरह से इंस्ट्रूमेंटलाइज हो जाते हैं। पर सूडान में जो हम देख रहे हैं, और ये मुझे लगता है ये सोचने की बात है, वो एक नए तरह का जो हमको कुछ हद तक लैटिन अमेरिका में नजर आया, हाँ, जो बोलीविया में, वेनेजुएला में, मेक्सिको में, या कम्युनिटेरियन जो प्रोजेक्ट्स है, कम्यून्स है, हाँ, मतलब और लोकल से, यानी जो ग्रासरूट्स से जो सरप्लस, जो अतिरिक्त हो गई, अधिशेषित हो गई जो आबादी है, वो अपने आप को जिंदा रखने की लड़ाई के साथ वो एक तरह का एक सामूहिकता विकसित करके, एक सामूहिक अर्थव्यवस्था विकसित करने की भी कोशिश कर रही है। और ये चीज जो मुझे लगता है ये एक पॉइंट ऑफ होप है सूडान के इस पूरे संघर्ष में, और ये रास्ता भी दिखा रहा है जहां जहां मतलब लड़ाइयां चल रही हैं, जहां जहां, और मतलब इस तरह का जो प्रिमिटिव एक्युमुलेशन या इस तरह के जो रिसोर्स एक्युमुलेशन की जो जहां जहां व्यवस्था बनाई जा रही है, और फिर लोकल रेजिस्टेंस जो पैदा हो रहा है, और वो रेजिस्टेंस, ये कोऑप्ट होने वाला रेजिस्टेंस कोऑप्ट होता है। जैसे आप देखेंगे 2019 में वो जो प्राइम मिनिस्टर बने, क्या नाम था, जो सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर जो बने, उनका वो जो एक अलायंस डेवलप किया था, जिसके कई तरह के जो प्रगतिशील फोर्सेस मिलकर एक अलायंस, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, हाँ, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी थी बाद में,
जब उसने देखा कि वो अलायंस जो है वो आर्मी के साथ एक तरह का नेक्सस विकसित कर रही है, तो अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ने और कई जो रेडिकल फोर्सेस ने एक रेडिकल अलायंस विकसित किया बना रहे हैं। हाँ, तो वो 2022 में ही ये चीज शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ये सब दिखा रहा है कि लोग जानते हैं कि उनके ही अंदर से नेतृत्व उभर कर कोऑप्ट भी होता चला जाएगा, पर वो अपनी रेजिस्टेंस को का जो ग्रास रूट नेचर है उसको वो टूटने नहीं दे रहे हैं, उसका जो बेसिस है उसको टूटने नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है और यही एक रेडिकलिज्म है। रेडिकल का एक अर्थ ग्रास रूट भी होता है। हाँ, शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जो रेडिकल देख रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सरप्लस, वो सूडान में हमें बहुत एक वृहद पैमाने पे दिखने को मिल रहा है, जो जिन रेजिस्टेंस कमिटीज की आप बात कर रहे हैं। और क्या ये रेजिस्टेंस कमिटीज किस हद तक इस संकट को उबारेगी, इससे उबरेगी, या संकट में क्या रोल प्ले करेगी, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन क्या इस तरह की और उदाहरण जो आपने लैटिन अमेरिका का दिया, उसको थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से काम कर रही थी लैटिन अमेरिका में, और किस तरह से सत्ता से एक मतलब यूनिटी और स्ट्रगल की जो उनका रिलेशनशिप है, ये जो ग्राउंड लेवल कमिटीज का, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स को निर्देशित भी करती है और एक दिशा भी दिखाती है। देखिए, इसको थ्योराइज करने के लिए हम लोगों को अपने पुराने थीसिस में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। वो है डुअल पावर का जो थीसिस। डुअल पावर का, बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों की जो संस्थागत सोच जो विकसित हो गई है, उसमें हम ये नहीं सोच पाते हैं कि पावर जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, जो बन रहा है, जो पावर जो राज सत्ता के रूप में जो नजर आता है, वो पावर ड्रॉ करता है। पावर जो सत्ता जो शक्ति जो पैदा हो रही है, उसमें से वो सत्ता को जन्माता है। कॉन्स्टिट्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूटेड पावर। हाँ, बिल्कुल। और ये चीज जो रूस में और कई उस समय क्रांतिकारी जो दौर था, उसमें जो ये थ्योराइजेशन जो लगातार, आप एक तरफ रोजा लग्जमबर्ग के जो मास स्ट्राइक का जो कंसेप्शन था उसमें आप देखेंगे, या लेनिन का जो डुअल पावर के कंसेप्शन में आप देखेंगे कि जो सोवियत जो लोगों को अपने जीवन यापन को नए रूप में, एक सामूहिक रूप में जो व्यवस्थित करने की कोशिश है, और जो रेजिस्ट कर रहा है, जो वर्चस्वकारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो उसके उसकी अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति जो हमें उसकी जीवंतता इसमें है कि वो ये रियलाइज करे कि उससे जब भी वो सत्ता छिन रही है, जब भी सत्ता उससे पैदा हो रही है, तो वो उससे अलग हो जाती है, वो अलग हो जाती है और उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, जो एक हद तक हम स्टेट को कहते हैं ना कि सुपर इम्पोज्ड एंटिटी है। हाँ, तो जो वो सुपर इम्पोज होती है, वो बेसिकली यहाँ से जो जनतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं, उससे पैदा हो रही जो शक्ति है, उसको एकत्र करके एक संस्था के रूप में वो सत्ता बनती है। जो हेजेमोनिक पावर है उसको ये बार बार चैलेंज कर रहा है। हाँ, मतलब ये जो मतलब जो दैनिकता है, जो एवरीडेनेस जो उसका है, जो लोगों के अपने जीवन यापन को बार बार हर दिन व्यवस्थित करने की जो जरूरत है, और ये जो आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है, पता नहीं इसको किसी इस रूप में किसी ने कहा है या नहीं, ये जो आपने फ्रेज का इस्तेमाल किया कि ये जो है बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द सरप्लस है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब सरप्लस ये रियलाइज हो जाए कर ले कि ये जो
अर्थव्यवस्था बनी हुई है, इस अर्थव्यवस्था के अंग किससे वो बाहर चले गए हैं। हाँ, और वो बाहर के रूप में अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये एक समस्या व्यवस्था के लिए, जो वर्चस्वकारी व्यवस्था के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाता है। और यही चीज देखिए कमोबेश श्रीलंका में देखने को मिला, जन अरगलया में, कुछ लैटिन अमेरिका में के लिए ही सही, पर वो हमें दिखा। हाँ, और सूडान में या बाकी जगहों पर एक बहुत बड़ी दुखद बात यह है कि जो विश्लेषण हो रहा है उसको केवल इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स पर ही हम विश्लेषित कर रहे हैं। अगर सूडान की भी बात करें तो आरएसएफ किससे मदद ले रहा है, कौन इंटरवीनिंग पावर है, और ये कहीं ना कहीं एक जो चूंकि हमारे पास समय भी कम है, एक साम्राज्यवाद की जो एक धारणा हमारे दिमाग में बनी हुई है, जो डिराइव करते हैं हम लेनिन से, और उसको हर एक परिस्थिति में हम लाने की कोशिश करते हैं। तो इस विश्लेषण में जो मुझे समस्या दिखती है कि हम जनता को कहीं ना कहीं, जो वर्किंग क्लास है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है, उसको नगण्य कर देते हैं। आप केवल हीरोज की बात करने लगते हैं, चाहे बशीर हो या मुझे लगता है कि वो निष्क्रिय फोर्स के रूप में, जिसके जो कई बार हमारे साथी लोग बोलते भी है ना कि वो उनको घोड़े की तरह देखते हैं उनके। वो वैनगार्ड आएगा और उसको डायरेक्शन देगा, लगाम लगाकर उसको क्रांति तक पहुंचाएगा। तो जो जबकि जरूरत आप देखेंगे कि जो क्रांति का या व्यवस्था परिवर्तन का की जितनी जो सैद्धांतिक धाराएं रही हैं, वो यही बार बार फोकस करती रही है कि किस तरह से जनता के या जो मजदूर वर्ग या सर्वहारा के अपनी जो क्रियाएं हैं, उसके अंदर से जो स्वरूप पैदा हो रहे हैं, उन्हीं में हम क्रांतिकारिता को पा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब वो हम कोई फॉर्म अपना बनाकर उन पर हम बोले कि ये है तुम्हारे लिए, ये फॉर्म है, तुम्हारी मुक्ति का ये ब्लूप्रिंट है। हाँ, तो वो कभी नहीं। वो तो 1917 में किसको नहीं हुआ था किस रूप में क्रांति हो। हाँ, मतलब क्रांतिकारी जो कुछ क्रांतिकारियों का जो दस्ता है वो 20-30 साल से कई तरह के काम कर रहा है, उसका असर अवश्य होता है, पर वो असर इस रूप में होता है कि वो भी सर्वहारा के संघर्ष के अंग है, इस रूप में ही होता है। वो इस रूप में नहीं होता है कि वो अलग है। और जब पर जो चीजें निकलती हैं, इसीलिए ये जो सर्वहारा की मुक्ति सर्वहारा द्वारा ही संभव है, इस बात को जब कहा जाता था, तो वो यही कारण था कि आप उसके संघर्षों में जो स्वरूप उभर रहे हैं, चाहे वो भ्रूणावस्था में ही क्यों ना हो, वो उन स्वरूपों को आप पहचानिए, उनकी क्रांतिकारिता को आप समझिए, और उनको ही आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो रूसी क्रांति में सोवियत के निर्माण के बाद और निर्माण के समय हम देखते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग धारा के कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे, वो किस तरह से उनके अंदर एम्बेड हुए थे, ना कि वो सोवियत्स को एक डायरेक्शन देने के कोशिश में रहे। बिल्कुल। और वही चीज आप दूसरे देशों में भी देख सकते हैं कि खास तौर से आप जो तुरिन का जो एक्सपीरियंस था, जो ग्रामशी के वक्त, वहां भी वर्कर्स काउंसिल का निर्माण होना, मतलब ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा कि खास तौर से जहां वर्किंग क्लास का मसला है, जहां पर हम देख रहे हैं वर्किंग क्लास जो एक तरह से उस समाज के संघर्षकारी, किसी भी समाज के संघर्षकारी जो जनता है, उसमें सबसे अग्रिम भूमिका जो अदा करते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनमें उनके जीवन यापन में हमको उनकी मुक्ति को देखना होगा कि उनके संघर्षों में ही
उन फॉर्म्स को देखना होगा जिसमें वो अपनी मुक्ति को पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो सूडान में है, आप सूडान में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पूरा जामा होता है, वो इन सारे जो लोकल रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो स्वरूप उभर रहे हैं, उनका वो किस रूप में दूसरे, चाहे उस समाज से बहुत दूर ही क्यों ना हो जाए, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया, अलग अलग जगहों, पर उनके बीच में एक रेजोनेंस है। तो ये दिखाता है कि जो आज जो पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, जो बर्बरावस्था पैदा हो रही है, बर्बरावस्था जिसे हम कह सकते हैं, उसके खिलाफ जो संघर्ष है, उसमें एक जो स्वरूप दिख रहा है, जिस रूप में, जिसको आपने बहुत अच्छा नाम दिया, उस पर हम लोग को कभी चर्चा अलग से भी करनी चाहिए, कि वो एक रेजिस्टेंस ऑफ द सरप्लस के रूप में क्या हम उसको देख सकते हैं, जो एकदम पूरी तरह से एक नए समाज के गठन की परिकल्पना, चाहे वो कितनी ही मतलब उसका डाइल्यूशन हो जाए अगले दिन, वो अलग बात, पर हमारी वो तो भविष्य बताएगा कि क्या हो। कम्यून तो कितने दिन चला, सालों तक नहीं चला, पर आखिरकार आज भी वो हमारे लिए सीख क्यों है। बिल्कुल। तो ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जब तक या तो वहां से फॉर्म निकल के वो एक सत्ता का रूप धारण कर ले और उसके बाद कोऑप्ट हो जाए, उसमें हम देखते हैं, उसमें हम चुनते हैं, क्योंकि वो आसान हो जाता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखना आसान हो जाता है। अगर उससे सत्ता जो निकली वो अच्छी नहीं लगी हमें, तो हम कहेंगे कि ये संघर्ष ही गड़बड़ जैसे होते हैं। तो ठीक है, अब समय हमारे पास तो कम है, ये वीडियो हमने सोचा था 1 घंटे का होगा, लेकिन ज़्यादा हो गया। हमें नहीं पता सूडान में क्या स्थिति होगी, लेकिन जिस तरह से रेजिस्टेंस सेल्स वहाँ बन रहे हैं, रेजिस्टेंस कमिटीज़ बनी, और ख़ास करके प्रगतिशील जो जमात है, जिसमें सूडानीज़ कम्युनिस्ट पार्टी भी काफ़ी अग्रिम भूमिका अदा कर रही है, ये एक कहीं न कहीं आशा की किरण है कि आने वाले समय में ये जो नव उदारीवाद और पूंजीवादी जो ताकतें हैं, इनको शिकस्त जनता की ओर से मिलेगी। और हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जनता अब इन नव उदारवादी नीतियों को और जो दक्षिणपंथी नीतियां हैं, उसके खिलाफ एक अभी कमजोर ही सही, लेकिन एक संघर्ष में आ रही। तो इसके साथ ही हम ये वीडियो बंद करते हैं, आगे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। थैंक यू प्रत्युष। थैंक यू।